गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चीन के संविधान की विशेषताएं। चीन के संविधान के अंदर हम देखेंगे कि चीन में 1949 के अंदर साम्यवादी क्रांति हुई। साम्यवादी क्रांति के बाद पहले संविधान की स्थापना 1954 में की गई। 4 नवंबर 1954 को चीन में संविधान को अपनाया गया और उसके बाद 1975 के अंदर वापस एक नया संविधान आया और फिर वो 3 वर्ष तक उसने कार्य किया और 1978 में तीसरा संविधान और 1984 के अंदर नया संविधान और वर्तमान संविधान आया। अब हम वर्तमान संविधान की विशेषताएं आज देखेंगे जो कि 1982 के अंदर अस्तित्व में आया है। वर्तमान संविधान का अस्तित्व 1982 है और यह संविधान मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की विचारधारा पर आधारित है। चीनी जनवादी चीन के नए संविधान में 138 अनुच्छेद हैं और 4 अध्याय हैं। चीनी संविधान के जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन्हें हम पॉइंट वाइज आगे देखते हैं। पहली विशेषता है संक्षिप्त संविधान। चीन का संविधान है वो संक्षिप्त संविधान है। इसके अंदर 138 अनुच्छेद और 4 भाग हैं। एक प्रस्तावना भी जोड़ी है। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास और अनुभवों का विवरण किया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन और सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। लिखित और निर्मित संविधान। जो चीन का संविधान है वह लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति और जनवादी कांग्रेस ने किया है। इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। इस संविधान के अंदर कुल 4 भाग हैं। पहले भाग में सामान्य सिद्धांत, दूसरे में मौलिक अधिकार और कर्तव्य, तीसरे में राज्य संरचना जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथे में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह, राजधानी आदि का विवरण है। परिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान। जैसे कि हम देख चुके हैं कि कठोर संविधान का अर्थ है संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया हो, उस विशेष प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाए तो वो कठोर होता है। और जब सामान्य कानून निर्माण के हिसाब से संशोधन हो जाता है तो वो लचीला होता है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 के अंदर किया गया है। इसमें कहा है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों के द्वारा रखा जाएगा। इसमें क्या है, वो चीन की जो जनवादी कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थायी समिति और जनवादी जो उनकी कांग्रेस है उसके 1/5 सदस्य तो प्रस्ताव रखेंगे और उस रखे गए प्रस्ताव पर कांग्रेस के कुल सदस्यों का 2/3 रखने का अधिकार स्थायी समिति और 1/5 सदस्यों को है और पारित करने का कांग्रेस के 2/3 सदस्यों को है। तो अब हम देखें तो व्यवहार से तो हमें लगता है कि काफ़ी कठोर संविधान है, 2/3 बहुमत चाहिए पारित करने के लिए, लेकिन चीन में एक दलीय व्यवस्था है। इस कारण वहाँ पर 2/3 बहुमत है वो इजी वे से मिल जाता है। अब है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। चीनी संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है
जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथ में है, जहां श्रमिकों और किसानों के लिए अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही का अर्थ है नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान, मजदूर, साधारण लोग सदस्य हो सकते हैं। देश की आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बहुत बढ़ गई है और लोगों को यह अधिकार हासिल है कि वे सरकार के विभिन्न अंगों और कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करें। तो ये जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही को अंगीकृत करता है। जनवादी गणतंत्र अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता उस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जैसे हमारी संसद है, और चीन के अंदर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन में प्रत्येक स्तर पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है। आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी जनता के द्वारा किया जाता है। इसीलिए चीन को जनवादी कांग्रेस कहा गया है, अर्थात अंतिम शक्ति जनता के हाथ में दी गई है। फिर है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। अनुच्छेद 3 लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक्ट 3 के अंदर है चीन के सभी अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के अनुसार होंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का ये सिद्धांत साम्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवाद भी। यह लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है और केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक है। अब हम केंद्रवाद और लोकतंत्र का अर्थ क्या देखते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है समस्त सत्ता जनता में निहित हो, नागरिकों को शासन कार्यों में भाग लेने का अधिक से अधिक अवसर मिले, और केंद्रवाद का अर्थ है शासन और अंग दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन हो, निम्न स्तर के अंग को उसी सीमा तक स्वतंत्रता है जिस सीमा तक ऊपर का अंग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। प्रत्येक अंग के लिए अपने उच्च अंग की आज्ञा पालन करना अनिवार्य है। ये केंद्रवाद के तत्व हैं जो चीन में एक दलीय व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली। चीन में एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। एकात्मक का अर्थ है जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा नहीं किया गया है, वरन समस्त शक्तियां एक इकाई में निहित है। चीन एक बहुत ही विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है, इसीलिए यहाँ शासन की दृष्टि से 4 प्रकार की इकाइयाँ स्थापित की गई है। प्रांतीय, स्वायत्त प्रदेश और केंद्र के अधीन नगर परिषद। प्रांतीय व स्वायत्त शासी प्रदेशों को स्वायत्त शासी जनपद, जिला, स्वायत्त शासी जिलों, नगरों में बांटा गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। चीन अपने नागरिकों को भाग 2 अनुच्छेद 36 से 56 तक में मौलिक अधिकार और कर्तव्य देता है। अधिकारों को 4 भागों में बांटा है। आर्थिक अधिकार, जिसके अंदर जैसे काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी, अशक्त की स्थिति में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। राजनीतिक अधिकारों में 18 वर्ष से ऊपर सभी से स्त्री पुरुषों को मत देने का अधिकार। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, हड़ताल का अधिकार है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीनी संविधान के अंदर अर्थव्यवस्था से संबंधित पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे कि अनुच्छेद 8 के अंदर अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र, श्रमजीवी
कृषकों को सामूहिक स्वामित्व में ग्रामीण कम्यून इसका उदाहरण है। 12 भी है, अनुच्छेद 8, 12 ये समाजवादी संपत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं आदि को दंडनीय अपराध घोषित करता है। चीन संपूर्ण जनता के द्वारा समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व, राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यापारियों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्यम की आज़ादी देता है। ये चीन के अंदर कुछ समाजवादी अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 13 है, वह भी नागरिक विधिक रूप से अर्जित आय, बचत, मकान से संबंधित है। राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, लेकिन वस्तुतः एक दल प्रणाली। चीनी संविधान में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है। चीन में साम्यवादी दल के अलावा 8 अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व है, लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल को प्रमुखता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है, जिसके कारण जो अन्य दल है उनका महत्व है वो समाप्त हो जाता है। केंद्रीय सैनिक आयोग। केंद्रीय सैनिक आयोग चीन की मौलिक देन है। केंद्रीय सैनिक आयोग देश की सेना को निर्देश प्रदान करता है। इस आयोग में एक सभापति, उपसभापति और सदस्य होते हैं। आयोग के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति है वो जनवादी कांग्रेस और उसके स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। चीनी संविधान की प्रस्तावना में विदेश नीति का वर्णन मिलता है। विदेश नीति के संबंध में कहा गया है, चीन का भविष्य समस्त दुनिया से जुड़ा हुआ है, पंचशीलता के आदर्श का पालन करेगा और चीन साम्राज्यवाद, औपनिवेशवाद का विरोध करेगा। ये चीन की विदेश नीति के आधार बताए गए हैं। न्यायपालिका की अधीनता। चीन के अंदर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता को लिए कोई स्थान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता के लिए। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन के अधीन एक अंग है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या, संविधान के विरुद्ध कानूनों को रद्द करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। प्रोक्यूरेटरों की व्यवस्था और पिरामिड के आकार का केंद्रीकरण न्यायिक संगठन की बातों में दर्शाता है। चीनी न्याय व्यवस्था में उच्च मात्रा का केंद्रीकरण है। न्यायाधीशों को स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्ष होकर कार्य करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। ये आज हमने चीनी संविधान के बारे में अध्ययन किया है। अब हमने देखा कि चीन के अंदर न्यायपालिका उसकी मौलिक देन है। जनवादी गणतंत्र, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, लोकतांत्रिक केंद्रवाद, ये चीन के साम्यवादी प्रतिरूप मॉडल को पेश करते हैं, जो कि साम्यवाद के प्रभाव के स्वरूप चीन में अपनाए गए थे। चीन